हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आपने पिछला वीडियो ज़रूर देखा होगा। उसी के बाद आगे देखते हैं हम सिविक्स के चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं आज पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग डेमोक्रेटिक आउटकम्स। डेमोक्रेटिक आउटकम्स से क्या एक्सपेक्टेशंस रहती हैं हम लोगों की। तो इसमें सबसे सिंपल एक्सपेक्टेशन है हमारी पावर टू द पीपल। लोग ये चाहते हैं कि शक्ति जो है, जो भी फैसले लिए जा रहे हैं वो उनके हक से लिए जाएं और उनसे पूछ कर लिए जाएं या उनकी इच्छाओं को ध्यान में रख कर लिए जाएं। क्वेश्चन किस तरह से आता है बोर्ड एग्जाम में ये देख लेते हैं। क्वेश्चन आता है हाउ डज इंडियन डेमोक्रेसी मीट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ इंडियन पीपल रिगार्डिंग डेमोक्रेटिक आउटकम्स। तो इसे लिखेंगे कैसे। फर्स्ट पॉइंट इसमें कह रहा है डेमोक्रेटिक आउटकम्स इन द फॉलोइंग वेज। फर्स्ट पॉइंट है एज बीइंग लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। हम सभी को पता है भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में आता है और भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के साथ साथ देयर इज़ पॉलिटिकल फ्रीडम। भारत में सभी लोगों को पॉलिटिकल फ्रीडम दी गई है एंड इक्वलिटी टू ऑल, और सभी लोगों को समानता का अवसर भी दिया गया है। और जब कभी भी इक्वलिटी की बात की जाएगी बेटा, तो याद रखिएगा इक्वलिटी का मतलब होता है सोशल इक्वलिटी, पॉलिटिकल इक्वलिटी एंड इकोनॉमिकल इक्वलिटी। और ये तीनों ही तरह की समानताएं भारत में प्रत्येक नागरिक को प्रदान की गई हैं भारत के संविधान के द्वारा। सेकंड कह रहा है पीपल पार्टिसिपेट इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। लोग जो है हिस्सा लेते हैं देश को चलाने में। किस तरह से। गवर्नेंस का मतलब होता है प्रशासन, जो भी नीतियां बनाई जा रही हैं शासन के द्वारा, सरकार के द्वारा, वो इनडायरेक्टली लोग पार्टिसिपेट करते हैं बनाने में, क्योंकि सरकार वही नियम बनाती है जो मेजॉरिटी में लोग चाह रहे होते हैं। और अगर कभी सरकार कोई ऐसा नियम बनाती है जो लोगों के या देश के हित में ना हो, तो लोग उस नियम को बदलवाने के लिए या उस नियम को ना बनने देने के लिए प्रोटेस्ट या मूवमेंट भी कर सकते हैं। तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो नेता लोग नियम बनाते हैं, लेकिन जो नेता हैं वो जनता की इच्छा को ध्यान में रखकर ही नियम बनाते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लोग ही हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लोग ही हैं जो हिस्सा ले रहे हैं देश को चलाने की नीतियाँ बनाने में। थर्ड पॉइंट कह रहा है इट इंश्योर्स द पावर शेयरिंग टू ऑल ग्रुप्स। लोकतंत्र में यह सुनिश्चित किया जाता है कि पावर शेयरिंग यानी कि सभी समूहों को, समाज में जितने भी समूह हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हों, किसी भी क्लास के हों, उन सभी को पावर शेयर की जाती है बाय गिविंग देम प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन, उन्हें प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन देकर। प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन का मतलब है प्रत्येक व्यक्ति को जब हमने पॉलिटिकल इक्वलिटी दे दी तो वह चुनाव लड़ने के लिए फ्री हो गया, और प्रत्येक व्यक्ति को पॉलिटिकल एक्सप्रेशन की भी छूट है। यानी कि अगर उसे अपने राजनीतिक विचार रखने हो या सरकार की नीतियों या सरकार की राजनीति के खिलाफ या पक्ष में कुछ बोलना हो, तो वह पूरी तरह से स्वतंत्र है। और इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति के पास शक्ति रहती है, जिसको हम कह सकते हैं कि कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जिन्हें कोई भी सरकार या कोई भी नियम उनसे नहीं ले सकता है। और वही लोगों को स्ट्रेंथन करता है, ताकतवर बनाता है कि वह अपनी बात सरकार के खिलाफ में भी हो अगर, तो अच्छे से रख सकें। इसके बाद फोर्थ पॉइंट कह रहा है इट प्रोवाइड्स स्मूथ एंड लेजिटिमेट ट्रांसफॉर्मेशन। इट प्रोवाइड्स यानी लोकतंत्र में व्यवस्था होती है कि स्मूथ मतलब आसानी से, और लेजिटिमेट मतलब सही तरीके से, कानूनी रूप से जो सही हो, वैध जिसको कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन गवर्नमेंट टू अनदर, यानी एक सरकार से, एक पार्टी की सरकार से दूसरी पार्टी की सरकार आसानी से बन सकती है। लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था की जाती है। और ऐसा कैसे करते हैं। बाय मीन्स ऑफ इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन, इलेक्टोरल कंपटीशन के द्वारा। यानी कि इसको हम आसानी से समझें अगर स्टूडेंट्स, तो इसको हम इस तरह से समझेंगे कि लोकतंत्र में पहले से ही नियम बना दिया गया है कि कोई भी सरकार चाहे वो जितनी मेजॉरिटी से क्यों ना आए, 5 साल से ज़्यादा वो शासन नहीं करेगी। मैक्सिमम टेन्योर कितना होगा, 5 साल का। और 5 साल के बाद फिर से चुनाव होंगे और उस चुनाव में जिसको मेजॉरिटी मिलेगी वो सरकार बनाएगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो पहले से नियम बने हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उनके अकॉर्डिंग चला जा रहा है। और आसानी से जो रूलिंग पार्टी है उसके हारने के भी फेयर चांसेस रहते हैं। यानी कि जो पार्टी अपोजिशन में है उसके जीतने के, और जो पार्टी रूलिंग में है उसके हारने के चांसेस भी डेमोक्रेसी में इक्वली रहते हैं। और इस तरह से एक लेजिटिमेट और स्मूथ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम गवर्नमेंट, वन गवर्नमेंट टू अनदर गवर्नमेंट देखने को मिलता है। जैसे अभी अगर बीजेपी की सरकार है, जब 5 साल बाद चुनाव होंगे 2024 में, तब दूसरी सरकार भी आ सकती है और किसी को भी कोई डिस्प्यूट नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि जो आज के टाइम पे गवर्नमेंट है वो कह दे कि नहीं हम तो अपनी पोस्ट नहीं छोड़ेंगे, ऐसा वो नहीं कर सकती है। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट कह रहा है इट इज़ एन अकाउंटेबल गवर्नमेंट विच इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी।
डेमोक्रेसी में हमने अभी आपको बताया है स्टूडेंट्स, सभी रिप्रेजेंटेटिव जनता के द्वारा चुने हुए होते हैं और सभी कम्युनिटी, सभी क्लास, सभी रिलीजन के होते हैं, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट होती है वह बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होती है, अपने एटलीस्ट अपने अपने समूहों, अपने अपने ग्रुप्स के लिए तो जिम्मेदार होती ही है। साथ ही साथ इंश्योर होती है ट्रांसपेरेंसी। जब सरकार जिम्मेदार होती है, अकाउंटेबल का मतलब होता है, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सरकार अपने किए गए कामों की जिम्मेदारी ले। अगर जनता उनसे कोई भी चीज़ पूछ रही है किसी पॉलिसी या किसी स्कीम के बारे में, तो सरकार जनता को सेटिस्फाई करे, पूरी चीज़ पूरी बात उन्हें बताए। और इस तरह से जब सरकार अकाउंटेबल होती है, जिम्मेदार होती है, अपनी बातों को जनता तक आसानी से पहुंचाती है और जनता के डाउट्स क्लियर करती है, तो ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता भी आती है। लोगों को पता होता है कि सरकार कैसे काम कर रही है, सरकार की नीतियां किसके पक्ष में हैं, और जनता का विश्वास सरकार पे बढ़ता है। तो ये वो थे पॉइंट्स जो बताते हैं कि किस तरह से इंडियन डेमोक्रेसी मीट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ इंडियन पीपल रिगार्डिंग डेमोक्रेटिक आउटकम्स। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एकोमोडेशन ऑफ सोशल डिवीज़न। सोशल डिवीज़न हमने आपको बताया था, कुछ सोशल डिवीज़न हमें बाई बर्थ मिल जाते हैं, कुछ हम लोग बाई चॉइस लेते हैं। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, समाज में रिलीजन, कास्ट, जेंडर के बेसिस पर अलग अलग ग्रुप्स फॉर्म है और इन ग्रुप्स के अंदर फर्दर सब डिवीज़न भी देखने को मिलते हैं। जैसे रिलीजन फर्दर डिवाइड होता है कास्ट सिस्टम में। इसके बाद हम सोशल डिवीज़न को अगर हम समझें तो हमें रिच ऑन द बेसिस ऑफ आवर चॉइस, या हम देख सकते हैं इकोनॉमिक बेसिस पे रिच, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। इसके अलावा अगर हम हायरार्की देखें फ्रांस की तरह, तो नोबल, क्लर्जी और बॉटम में मासेस। इस तरह के सोशल डिवीज़न भी देखने को मिलते हैं। तो किस तरह से डेमोक्रेसी इन सभी सोशल डिवीजन्स को एक साथ लाती है, एक साथ लाकर देश को मजबूत करती है, हमें इस पॉइंट में ये देखना है। चलिए शुरू करते हैं। किस तरह से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस बात से। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हाउ डू डेमोक्रेसीज एकोमोडेट वेरियस सोशल डिवीजन्स, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। तो इन द फॉलोइंग वेज, आपको सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन लाइन लिखनी है। इन द फॉलोइंग वेज डेमोक्रेसी एकोमोडेट वेरियस सोशल डिवीजन्स। फर्स्ट पॉइंट, इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ सोशल टेंशंस बिकमिंग वायलेंट। डेमोक्रेसी में सभी पक्षों की बात सुनी जाती है और सभी पक्षों के रिप्रेजेंटेटिव लॉ मेकिंग बॉडी में पहले से मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये सोशल टेंशन को कम करती है और वायलेंट, हिंसक प्रवृत्ति जो है उसको भी होने से रोकती है। यानी कि लोग लड़ाई झगड़ा करें और लोगों में अविश्वास हो, ऐसा नहीं हो, इसी के लिए उनका रिप्रेजेंटेटिव पहले से संसद में बैठा होता है। और जब भी कोई लॉ बन रहा होता है पूरे देश के लिए, तो वो लॉ उस रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा इस तरह से बनवाया जाता है कि वह सभी लोगों के बेनिफिट में हो। और जब कोई नियम या कोई स्कीम या कोई पॉलिसी सभी लोगों के बेनिफिट में होगी, तो इससे सोशल टेंशन होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। जब टेंशन नहीं होगी तो लोग वायलेंट बिहेवियर भी नहीं अडॉप्ट करेंगे। सेकेंड पॉइंट इसके बाद देखते हैं। सेकेंड पॉइंट कह रहा है, डेमोक्रेसी इवॉल्व्स मैकेनिज्म टू नेगोशिएट। डेमोक्रेसी की सबसे खास बात यही है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है तो इसमें हम लोग आपस में बैठकर बात करते हैं और इस तरह से नेगोशिएट यानी कोई भी मसला सुलझाने की जो मैकेनिज्म है वो इवॉल्व, मतलब हर बार और बेहतर होती जाती है। थर्ड पॉइंट कह रहा है, डेमोक्रेसी रिप्रेजेंट्स द जनरल व्यू। डेमोक्रेसी का मतलब ही है कि जो मासेज में लोग चाहते हैं, जो ज़्यादा संख्या में लोग चाहते हैं, उसी को रूल बनाया जाता है। हेंस मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी व्यूज़ आर नॉट परमानेंट। इस तरह से हम देख सकते हैं कि मेजॉरिटी या माइनॉरिटी के व्यूज़ परमानेंट नहीं हैं। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी में जो लोग कह रहे हैं वो आज नियम है, कल को जो माइनॉरिटी में लोग कह रहे होंगे उनका रिप्रेजेंटेटिव भी तो संसद में बैठा होगा, तो वो उनके लिए भी तो नियम बनवाएगा। इस तरह से व्यूज़ हमेशा परमानेंट नहीं रहते हैं, क्योंकि कोई भी एक समुदाय कभी भी मेजॉरिटी में नहीं रहता है। ये चीज़ आप समझेंगे सोशल क्रॉस कटिंग जो हमने आपको बताई थी। क्रॉस कटिंग में क्या होता है, जैसे रिलीजन की हम बात करें तो रिलीजन के बेसिस पर लोगों को बांटा जा सकता है, लेकिन अब अगर हम इसी में इकोनॉमिक क्लास को भी जोड़ दें, रिच एंड पुअर को, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि कौन सा रिलीजन के सारे लोग हमेशा रिच हैं और कौन से रिलीजन के सारे लोग हमेशा पुअर हैं। तो इस तरह से सोशल डिफरेंसेस क्या करते हैं, एक दूसरे को क्रॉस कट कर देते हैं और इस तरह से कोई भी व्यू या कोई भी पॉलिसी जो होती है वो परमानेंट नहीं होती है। फोर्थ पॉइंट कह रहा है, डेमोक्रेसी रिजीम्स डू नॉट सप्रेस इंटरनल सोशल डिफरेंसेस। डेमोक्रेसी रिजीम्स जो होते हैं वो इंटरनल सोशल डिफरेंसेस को सप्रेस नहीं करते हैं, यानी जो हमारे आंतरिक
जो हमारे यहाँ आंतरिक सोशल डिफरेंसेस हैं, जैसे रिलीजन, कास्ट या जेंडर के बेसिस पर, इनको सप्रेस नहीं किया जाता है। मान लो कोई मेजॉरिटी में है तो ऐसा नहीं होगा कि वो माइनॉरिटी को सप्रेस करने लगे, सबको अपनी बात कहने का मौका मिलता है, जिससे टेंशन अभी कम होती है। और हमने आपको फिर बताया था कि वायलेंट नेचर लोगों का अवॉइड किया जा सकता है। जब कोई किसी को सप्रेस नहीं कर रहा है, सबकी बात सुनी जा रही है, तो इससे क्या होता है, पीस एंड हार्मोनी ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक अचीव की जा सकती है। लास्ट पॉइंट इसके बाद कह रहा है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैव द एबिलिटी टू हैंडल सोशल डिफरेंसेस, डिवीजन्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। सेम पॉइंट एज अबव है, एक्सप्लेन किया अभी हमने आपको। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैव एबिलिटी, जो लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं उनके पास यह क्षमता होती है कि वो हैंडल कर सकें सोशल डिवीजन्स या डिफरेंसेस को, और जो मतभेद हो रहे हैं उनको कैसे, बाय द मीन्स ऑफ नेगोशिएशन एंड डायलॉग्स। क्योंकि डेमोक्रेसी में अभी हमने आपको बताया सारे रिप्रेजेंटेटिव लॉ मेकिंग बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। जैसे भारत की बात करें तो भारत की पार्लियामेंट में हर कम्युनिटी, हर रिलीजन, हर स्टेट के लोग मौजूद हैं। तो अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वो आपस में चर्चा करके या बात करके उसका सोल्यूशन, एक बेटर सोल्यूशन, क्योंकि इतने सारे लोग आइडिया देंगे तो एक बेटर सोल्यूशन अडॉप्ट किया जा सकता है बाय द मीन्स ऑफ डिबेट्स। तो इस तरह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सोशल डिफरेंसेस, डिवीजन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स को आसानी से हैंडल कर लेती है, एक बेहतर तरीके से हैंडल कर लेती है। इसके बाद स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप में डिफरेंस। किस तरह से डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप से बेहतर है। तो ये आप इस इमेज से ही समझ पा रहे होंगे। लेफ्ट साइड में हम देख रहे हैं डेमोक्रेसी, जहाँ पर सभी लोगों की पसंद का लीडर है और वोटिंग के मेथड से हमने चुना है अपना लीडर, जिससे हमारी उस पर विश्वास और लीडर की क्रेडिबिलिटी ज़्यादा है। लेकिन डिक्टेटरशिप में हम क्या देख रहे हैं, एक ही इंसान सारे डिपार्टमेंट्स को कंट्रोल कर रहा है अपने हिसाब से। कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी इंडिविजुअल या फर्म फ्री नहीं है अपने डिसीजंस खुद लेने के लिए। तो इसमें हम देख सकते हैं जहाँ पर लेफ्ट साइड में डेमोक्रेसी में सभी लोग मिल के काम कर रहे हैं, वहाँ पर ज़्यादा बेहतर काम होगा, या डिक्टेटरशिप में जहाँ पर एक इंसान अपनी मनमानी कर रहा है वहाँ पर ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसी को हम समझते हैं फर्दर पॉइंट से। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, एक्सप्लेन एनी 3 मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स ओवर डिक्टेटरशिप। सबसे पहला पॉइंट, डेमोक्रेसीज कंडक्ट्स रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। सबसे पहला फीचर ही है ये, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। डेमोक्रेसी में निश्चित समय पर स्वतंत्र रूप से साफ सुथरे इलेक्शंस कराए जाते हैं, यानी सभी लोग चुनाव लड़ने के लिए फ्री होते हैं और सभी लोग जिनको सफरेज राइट मिला हुआ है वो वोट डालने के लिए फ्री होते हैं। और इस तरह से मेजॉरिटी में जनता जिसको चाहती है वो लीडर चुना जाता है टू रूल ओवर द नेशन। इट प्रमोट्स इक्वलिटी। डेमोक्रेसी ऑल्सो प्रमोट्स इक्वलिटी। डेमोक्रेसी में समानता को बढ़ावा दिया जाता है। किस तरह से, बाय मेकिंग रूल ऑफ लॉ। कानून की नज़र में सब समान होते हैं और कानून सभी लोगों पर एक समान रूप से लागू होता है। एंड अलाउज, डेमोक्रेसी ऑल्सो अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स। इस पॉइंट का मतलब है अपनी गलतियों को सुधारने का अवसर देना। कैसे, सपोज अगर हमने कोई गलत लीडर को इलेक्ट कर लिया है तो 5 साल के लिए तो वो लीडर रहेगा, लेकिन 5 साल के बाद जब दोबारा इलेक्शन का टाइम मिलेगा, हमें इलेक्शन का टाइम आएगा, हमें मौका मिलेगा, तो हम अब की बार उस कैंडिडेट को वोट ना देकर एक बेटर कैंडिडेट को वोट देकर जिता सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सरकार बदलने का अवसर मिलता है, इस पॉइंट का ये मतलब है। इसके अलावा अगर मास मूवमेंट या प्रोटेस्ट किया जाए तो 5 साल से पहले भी कैंडिडेट को ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स हटाया जा सकता है। बट इन डिक्टेटरशिप, लेकिन डिक्टेटरशिप में पीपल आर रेगुलेटेड टू सेकेंडरी पोजीशन। डिक्टेटरशिप में क्या होता है, जो डिक्टेटर है उसी को प्राथमिकता दी जाती है और लोगों को सेकेंडरी पोजीशन यानी दूसरे स्तर का माना जाता है। पहले हम किसकी भलाई की बात करेंगे, डिक्टेटर की, उसके बाद अगर मौका मिला तो हम किसकी भलाई की बात करेंगे, जनता की। तो डिक्टेटरशिप में जनता द्वितीयक हो जाती है, जनता की भलाई बाद में देखी जाती है, पहले डिक्टेटर अपने अच्छे के बारे में सोचता है। सेकेंड पॉइंट कह रहा है, इन डेमोक्रेसी डिसीजन मेकिंग इज स्लो। डेमोक्रेसी की डिमेरिट भी है बेटा, ये याद रखिएगा, डिसीजन मेकिंग इज स्लो। क्यों, क्योंकि डिबेट के माध्यम से होगा, सभी लोगों से हम विचार विमर्श करेंगे तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। बट इट इज़ बेस्ड, इसका फ़ायदा क्या मिलता है हमें, इट इज़ बेस्ड ऑन द नीड्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द सिटीजन।
ये लोगों की ज़रूरतों और महत्वाकांक्षाओं जो इच्छाएं हैं उनकी भविष्य से लेकर उस पर आधारित होता है। जब हम सारी इच्छाओं और लोगों की महत्वाकांक्षाओं और लोगों की भविष्य से जुड़ी हुई जो उम्मीदें हैं उनको ध्यान में रखकर डिसीजन लेते हैं तो डिसीजन लेना थोड़ा सा स्लो हो ही जाता है, बट जो डिसीजन निकल के आता है वो सबकी भलाई का होता है, मेजॉरिटी में लोगों के हित के लिए होता है। बट इन डिक्टेटरशिप, लेकिन अगर हम डिक्टेटरशिप की बात करें, रूलर्स डू नॉट थिंक अबाउट पब्लिक ओपिनियन। जो रूलर्स होते हैं वो पब्लिक ओपिनियन के बारे में नहीं सोचते हैं, वो सिर्फ अपने हिसाब से जो उनको सही लग रहा होता है वही डिसीजन लेते हैं, जैसे कि नॉर्थ कोरिया। लास्ट पॉइंट इसका कह रहा है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो एक कानूनी रूप से चुनी गई या जो संविधान में नियम दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग बनी हुई गवर्नमेंट होती है, इलेक्टेड बाय पीपल, वो भी लोगों के द्वारा चुनी हुई। दीज फैक्टर्स आर मिसिंग इन डिक्टेटरशिप, जबकि डिक्टेटरशिप में इलेक्शन जैसा कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डिक्टेटर जो होगा सारे नियम उसी के अकॉर्डिंग होंगे, तो जनता फ्री नहीं होगी अपने हिसाब से रूलर। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट जैसा कॉन्सेप्ट डिक्टेटरशिप में बिल्कुल भी मिसिंग होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रोल इन रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज। असमानताओं को कम करने में डेमोक्रेसी की क्या भूमिका है? तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स इसमें हम ये देखते हैं कि इनइक्वालिटीज़ किस तरह से फैली हुई हैं हमारी सोसाइटी में। सबसे पहला कैरिकल्चर जो आपकी बुक में दिया हुआ है वो आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में, वॉइस ऑफ पुअर, और इसके मुंह पर कपड़ा लगा हुआ है, यानी इसे बोलने का अधिकार नहीं है, यानी इसके ओपिनियन का कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा है। और ये असमानता है। जो रूलिंग क्लास है वो कैसी है? रिच। जो रिच है वही गवर्न कर रहे हैं कंट्री को, पुअर पीपल जो है वो सिर्फ सफ़र कर रहे हैं। कैसे? इसके लिए एक और कैरिकल्चर आपकी बुक में दिया गया है, देखते हैं। वर्ल्ड्स वेल्थ ओन्ड बाई अ फ्यू। अगर हम पूरी दुनिया में जितने पैसे हैं उनको देखें तो आप देख सकते हैं एक मेजर पोर्शन, मेज पे आपको क्या दिख रहा है? एक पिज़्ज़ा दिख रहा है, ठीक है। पिज़्ज़ा में 2% पॉपुलेशन जो है राइट साइड पे बैठी है, उसके पास मेजॉरिटी में शेयर है, यानी कि सिर्फ 2% लोगों के पास लगभग 90% के आसपास पैसे हैं। जैसा हम लोगों ने फ्रांस में देखा था, नोबेल और क्लर्जी के पास ज़्यादा पैसे थे, और मासेज जो कि लेफ़्ट साइड में आपको दिख रहे हैं संख्या में बहुत ज़्यादा हैं, ये इनके पास पैसा कैसा है? बहुत कम। अब इसको हम इस तरह से एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ एक घर में 10 लोग हैं और उस घर में टोटल पैसे कितने हैं? 100। तो जो ये 2 लोग हैं उनके पास 90 रुपये हैं, और जो बाकी 8 लोग हैं उनके पास कुल मिलाकर 10 रुपये हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है वो बहुत ही अनइवन है। जैसे अगर हम इंडिया की ही बात करें तो इंडिया में लगभग 90% पैसा जो है वो सिर्फ 5% लोगों के पास है, और बाकी 10% पैसे में 95% लोग सरवाइव कर रहे हैं। कुछ लोग इतने अमीर हैं कि उनके पास सब कुछ है, और कुछ लोग इतने गरीब हैं कि उनके पास 2 वक्त के लिए खाने के लिए भी पैसे या खाना नहीं है। तो इसे ही हम लोग कहते हैं इनइक्वालिटी, असमानता। किसी एक के पास इतना होना कि उसको पता भी नहीं है कि उसके पास कितना है, और किसी एक के पास इतना भी नहीं है कि वो सरवाइव कर पाए। इसको हम समझते हैं किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ जिसको कहते हैं, ठीक है। अर्थव्यवस्था या आर्थिक आधार पर जो विभेद हैं, अंतर हैं समाज में, उन्हें किस तरह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कम करती है। किस तरह से कम करती है इसे क्या? सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन लाइन लिखेंगे स्टूडेंट्स। द रोल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी कैन बी अंडरस्टैंड एज फॉलोज। फर्स्ट पॉइंट, इट इंश्योर्स पॉलिटिकल इक्वलिटी एंड अंडरटेक्स एक्सटेंसिव सोशल वेलफेयर स्कीम्स। सबसे पहले तो हम पॉलिटिकल इक्वलिटी को इंश्योर करते हैं कि सभी लोगों को अपनी बात कहने का अवसर मिले, ना सिर्फ जनरल व्यू में बल्कि संसद में आकर भी, इलेक्ट होकर वो संसद में आए और वहाँ पर भी अपनी बात रख सकें। इसके अलावा अंडरटेक्स एक्सटेंसिव सोशल वेलफेयर स्कीम, जो सरकार है वो ऐसी सामाजिक योजनाएं, समाज की भलाई के लिए ऐसी योजनाएं चलाती हैं जो बड़े पैमाने पर होती हैं। ऐसा नहीं, एक्सटेंसिव का मतलब है बहुत बड़े पैमाने पर और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। अगर हम बात करें आज के टाइम में ही, तो इतनी सारी सोशल स्कीम्स चल रही हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और उसके बाद फर्दर स्टेट्स जो है मार्जिनलाइज सेक्शंस के लिए, जो
समाज की मुख्य धारा से बाहर हैं, जो डिप्राइव्ड सेक्शंस हैं, उनकी वेलफेयर के लिए बहुत सारी स्कीम्स चला रही हैं। और ऐसा तभी संभव हो पाता है जब उस मार्जिनलाइज्ड सेक्शन या उस डिप्राइव्ड सेक्शन का रिप्रेजेंटेटिव भी संसद में बैठा होगा। इसके बाद सेकंड पॉइंट कह रहा है इट इंश्योर्स इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। डेमोक्रेसी में यह सुनिश्चित किया जाता है कि जो पैसे का बंटवारा है वो सभी लोगों के पास इक्वली हो, एंड सपोर्ट्स मैकेनिज्म फॉर ट्रांसफरिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स। और ऐसी व्यवस्था लागू की जाती है डेमोक्रेसी में, ऐसी व्यवस्था को सपोर्ट करती है डेमोक्रेसी, जिससे कि ट्रांसफरिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स, जो आर्थिक रूप से लाभ हैं, वो बदले जा सकें या दिए जा सकें टू एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, समाज के हर वर्ग को। कैसे, इसको आप समझते हैं। आपने देखा होगा अगर टैक्स, जो हम लोग इनकम टैक्स पे करते हैं, अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता है, यानी कि जिनकी इनकम कम है उनसे सरकार कोई भी टैक्स नहीं ले रही है। जब आपकी इनकम बढ़ती है 5 से 10 लाख तक होती है तो सरकार आपसे 10% टैक्स लेना शुरू करती है, ठीक है। जब आपकी इनकम और ज़्यादा हो जाती है 20 लाख तक सपोज, तो सरकार आपसे 20% टैक्स लेना शुरू करती है। और जब आपकी इनकम 50 लाख 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है तो सरकार आपसे 33% 30% तक टैक्स लेना शुरू करती है। यानी कि सरकार जो है ऐसा सिस्टम लगा रही है कि जिसके पास पैसे कम हैं उससे कम टैक्स लो या बिल्कुल टैक्स ना लो, जिसके पास पैसे ज़्यादा हैं उससे ज़्यादा टैक्स लो। तो ये व्यवस्था समझ में आ रही है ना, जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं उससे टैक्स लेकर प्लस वेलफेयर स्कीम्स जिनके पास पैसे बिल्कुल नहीं हैं उनके लिए चलाई जा रही है। यानी कि जो लोग टैक्स दे रहे हैं उन्हीं का तो पैसा है। जब सरकार कहीं पर किसी को फ्री में राशन देती है या फ्री में कोई योजना चलाती है, सड़कें बनवाती है, तो ये सब कैसे पॉसिबल होता है? जो लोग टैक्स दे रहे हैं उसी से तो पॉसिबल होता है। तो सरकार क्या कर रही है, एक तरह से ज़्यादा पैसे जिनके पास हैं उनसे पैसे लेकर इन फॉर्म ऑफ टैक्स, जिनके पास पैसे नहीं हैं या जो डिप्राइव्ड हैं उनकी वेलफेयर के लिए स्कीम्स चला रही है और उन्हें इनडायरेक्टली दे रही है। थर्ड पॉइंट कह रहा है इट प्रोटेक्ट द राइट ऑफ एवरी सिटीजन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रोवाइड्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल। जो डेमोक्रेसी है, हमने आपको बताया था कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए ही जाते हैं हर डेमोक्रेसी में, जैसे इंडिया में 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं और उन्हीं अधिकारों को डेमोक्रेसी बचाती है, ठीक है। कैसे बचाती है? क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं तो ऑब्वियस सी बात है उनका वायलेशन कोई भी नहीं कर सकता है। एंड प्रोवाइड्स इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, और सभी लोगों को, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन, कास्ट या जेंडर के हों, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी या स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, किसी भी रीजन से बिलोंग कर रहे हो, सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रदान करती है डेमोक्रेसी। जैसे कोई भी सरकारी नौकरी आती है तो उसमें हम किसी को भी फॉर्म भरने से रोक नहीं सकते हैं, जो क्राइटेरिया होगा वो ऑल इंडिया सेम होगा। तो इस तरह से कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है और सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं पैसा कमाने की, अपने रिलीजन को प्रोफेस करने की, प्रोपोगेट करने की, प्लस जो सोशल स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करने की। यानी सभी लोग फ्री हैं सड़क पर चलने के लिए, कार खरीदने के लिए, होटल में जाने के लिए, मंदिरों में जाने के लिए, एट्सेट्रा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है स्टूडेंट्स, ये तो हमें पता है। तो डेमोक्रेसी में भी कुछ डीमेरिट्स हैं, लेकिन ये डीमेरिट्स बहुत कम है और इन्हें ईजिली ओवरकम भी किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल अभी हम देखते हैं कि क्या डीमेरिट्स या क्या प्रॉब्लम्स हैं डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी में हमने आपको बताया जितने भी सोशल डिवीज़न हैं सभी को साथ लेकर चलना होता है और सभी लोगों को टुवर्ड्स द पाथ ऑफ डेवलपमेंट बढ़ना होता है। लेकिन हम देख सकते हैं यहाँ पर इमेज से क्लियर है कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो सोशल डिवीजन्स हैं वो सभी एक ही आइडियोलॉजी के हों पॉसिबल नहीं है। सबकी एस्पिरेशंस, सबकी नीड्स अलग अलग हो सकती हैं, जिसकी वजह से वो अलग अलग डायरेक्शन में चलना शुरू करते हैं। अब इस इमेज से अगर हम समझें तो ये जो बोट है ये हमारी क्या है, ये हमारी कंट्री है, और जो इस पे लोग बैठे हैं 4, ये क्या हैं, अलग अलग सोशल डिवीज़न के लोग हैं जो उस कंट्री में रह, तो एक ही डायरेक्शन में पुश करेंगे तो हमारा देश क्या होगा, टुवर्ड्स डेवलपमेंट बढ़ेगा। लेकिन अगर ये चारों लोग अपनी अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग पुश करेंगे और अपनी अपनी ज़रूरतों को ही सिर्फ ध्यान में रखेंगे तो क्या होगा, ये देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो डेमोक्रेसी में यही है कि जो डाइवर्स ग्रुप हैं उन्हें एक साथ लाकर रखना, जिससे देश की तरक्की में एक साथ सहयोग कर सकें।
इसके अलावा ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है और कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। क्वेश्चन आपको सिंपली आएगा, व्हाट आर द डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी या व्हाट आर द हिंड्रेंसेस इन डेमोक्रेसी। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी आर गिवन एज फॉलोज। फर्स्ट पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी इज अननेचुरल। जो समानता का अधिकार दिया गया है और सभी लोगों को एक जैसा माना गया है, ये अननेचुरल है। ऑब्वियस सी बात है, सभी लोग एक जैसे थोड़ी ना होते हैं। इसको हम समझते हैं इस तरह से कि हमारे देश में पॉलिटिकल इक्वलिटी दी गई है, सभी लोगों के पास एक ही वोट है, चाहे वो बहुत अच्छे हों पढ़ने में, चाहे वो बिल्कुल भी पढ़े लिखे ना हो। यानी कि एक पीएचडी होल्डर, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, उसके वोट की वैल्यू भी 1 है। और एक गांव में रहने वाला आम मजदूर जिसको पॉलिटिक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा, उसके वोट की वैल्यू भी कितनी है, 1 है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि सबके पास एक वोट होना क्या सही है, लेकिन ये ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर वोट्स का पोलराइजेशन होने लगेगा। यानी जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ज़्यादा वोट अपने पास रख लेंगे और फिर सरकार उन्हीं के अकॉर्डिंग चलेगी, और जो सरकार बनेगी वो इन्हीं लोगों का फ़ायदा भी करेगी, तो फिर मार्जिनलाइज सेक्शन डिप्राइव्ड होने लगेंगे। तो ये अननेचुरल है, लेकिन ये ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट कह रहा है, इट गिव्स इंपॉर्टेंस टू क्वान्टिटी नॉट क्वालिटी। अभी हमने आपको बताया, सपोज 10 लोग हैं, उसमें से 2 इंजीनियर हैं, एक डॉक्टर हैं, और बाकी 7 लेबर क्लास के हैं या सपोज डिप्राइव्ड क्लास के हैं। तो अगर इलेक्शन होगा तो ये 7 लोग जिसको वोट देंगे डिप्राइव्ड वाले, वही मेजॉरिटी के बेसिस पर रूल करेगा, गवर्नमेंट फॉर्म करेगा। और वो 3 लोग अगर एक साथ भी किसी को वोट देंगे तो भी वो माइनॉरिटी की वजह से अपोजिशन ही फॉर्म करेगा और रूल में नहीं आ पाएगा। तो डेमोक्रेसी में हम क्या देख रहे हैं, ये क्वांटिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है, ना कि क्वालिटी को। लेकिन अब ये भी ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि क्वांटिटी में जब लोग एक साथ होते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट्स होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं, डिस्प्यूट्स या रॉयट्स या मूवमेंट्स होने की पॉसिबिलिटी भी कम हो जाती है जब क्वांटिटी में लोग एक पक्ष में होते हैं। थर्ड पॉइंट कह रहा है, इट डज नॉट एस्टेब्लिश अ रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी में रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट इस्टेब्लिश नहीं हो पाती है। हमने आपको स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में बताया था, रिस्पॉन्सिव का मतलब है कि कितनी अच्छे से सरकार जनता की समस्याओं को सुलझाती है। लेकिन डेमोक्रेसी में हमने देखा कि सरकार जो है वो एक निश्चित समय के लिए चुनी जाती है। रेगुलर इलेक्शंस होने ही हैं, 5 साल के लिए सरकार चुनी जानी है। तो जो नेता लोग होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, वो इस तरह से काम करते हैं कि वो सिर्फ चुनाव के टाइम पर ही दिखे। यानी कि वो वोट्स को ध्यान में रखकर काम करने लगते हैं और जो एक्चुअल में प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें निगलेक्ट करने लगते हैं। और उन्हें पता है कि 5 साल बाद तो फिर से इलेक्शन होना है, ठीक है, तो वो उसी टाइम, इलेक्शन के टाइम से पहले ही जो है योजनाएं लाना या काम करना शुरू करते हैं। मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स इसी तरह से काम करती हैं जिससे उनका वोट बैंक बना रहे और वो जीत कर दोबारा इलेक्शन में आ सकें, और वो सभी की समस्याओं या जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व नहीं करती हैं। इसके बाद लास्ट पॉइंट कह रहा है, गवर्नमेंट चेंजेस वेरी क्विकली इन अ मल्टी पार्टी सिस्टम। अगर मल्टी पार्टी सिस्टम जैसा कि इंडिया ने अडॉप्ट किया है, इसमें गवर्नमेंट जो है बहुत तेज़ी से बदलती रहती है। एट द टाइम ऑफ प्रॉब्लम्स, समस्याओं के आने पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट प्रूव्स टू बी वीक। समस्याओं के आने पर जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो कमज़ोर हो जाती है या साबित हुई है कमज़ोर। एंड डिसीजंस आर नॉट टेकन क्विकली, और डिसीजंस जो हैं वो भी जल्दी से नहीं लिए जा सकते हैं इसमें, क्योंकि डिबेट्स वगैरह करनी रहती हैं, सबसे पूछ कर तभी हम डिसीजन ले सकते हैं। तो समस्याएं आने पर, सपोज इसी टाइम कोई दूसरी कंट्री हमारे देश पर अटैक कर दे या हमला कर दे, तो हमें सबसे पहले तो यही डिसीजन लेने में टाइम लगेगा, सबको इकट्ठा करने में टाइम लगेगा, और उसके बाद बातचीत करके जब तक हम डिसीजन लेंगे तब तक थोड़ा सा ये स्लो हो जाता है एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। अगर हम इस टाइम की बात करें, जिस टाइम कोविड-19 पेंडेमिक फैला है, तो इस टाइम भी अगर हमें डिसीजन लेना है तो पहले मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है, फिर सारा डाटा कलेक्ट किया जाता है पूरे देश का, और उसके बाद कोई डिसीजन इम्प्लीमेंट किया जाता है। जिसकी वजह से आपने देखा होगा लॉकडाउन लगाने में भी इंडिया में लगभग 1 से 1.5 महीने की देर हो गई थी, और उसी का रिजल्ट है कि आज की डेट में हमें 60 से 70 हज़ार केसेस पर डे देखने को मिल रहे हैं। तो डिमेरिट्स क्या है डेमोक्रेसी की? स्लो डिसीजंस, इम्पोर्टेंस ऑफ क्वांटिटी ओवर क्वालिटी, एंड प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी इज अननेचुरल। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और आज का इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी।
आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये क्वेश्चन अब घुमाकर फिर से पूछा जा सकता है, व्हाट आउटकम्स कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम डेमोक्रेसी। ये समरी है चैप्टर की, ये क्वेश्चन जो है ये इस चैप्टर की समरी भी कहा जा सकता है। तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे, वी एक्सपेक्ट सर्टेन आउटकम्स फ्रॉम आवर डेमोक्रेसी दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है, इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट, यह सबसे उम्मीद की जाती है, डेमोक्रेसी से उम्मीद की जाती है कि ये जो है डेमोक्रेसी शुड प्रोवाइड अ बेटर लाइफ, सभी लोगों का जीवन बेहतर बनाएगी। कैसे? उनको प्रॉपर जब इक्वलिटी या अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उनका सोशल लिविंग स्टैंडर्ड क्या होगा, राइज करेगा, फाइनेंशियल कंडीशन बेटर होगी एट्सेट्रा, एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स टू द पीपल एंड मेंटेन इकोनॉमिक इक्वलिटी। सेकेंड पॉइंट, पावर शुड बी डिसेंट्रलाइज्ड, जो शक्ति है वो विकेंद्रीकरण होना चाहिए। डिसेंट्रलाइज का मतलब केंद्र जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपनी पावर डिस्ट्रीब्यूट करेगा स्टेट्स और फर्दर कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में, जैसा हमने आपको बताया है पावर शेयरिंग में, सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बाद पंचायती राज व्यवस्था। पावर जब डिसेंट्रलाइज होती है तब जो प्रॉब्लम्स हैं बेसिक लेवल पर उनको सॉल्व करना ज़्यादा अच्छे से पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि जो रीजनल लेवल पर एक छोटे लेवल पर प्रॉब्लम होगी उसे सेंट्रल गवर्नमेंट सॉल्व कर पाए उतनी इफ़िशेंसी से, उससे तो बेटर होता है कि जो लोकल गवर्नमेंट बॉडी होती है वो उस छोटी प्रॉब्लम को ज़्यादा अच्छे से सॉल्व कर पाती है। इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर ज़रूरी है। एंड इट शुड बी डिवाइडेड, पावर शुड बी डिवाइडेड फ्रॉम हायर लेवल्स टू लोअर लेवल्स। हायर लेवल्स यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से फर्दर स्टेट और पंचायती राज व्यवस्था में पावर डिवाइड होना जरूरी है। किस लिए? बेटर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी के लिए। थर्ड पॉइंट कह रहा है, जुडिशरी इज द थर्ड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। हमने पता है कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं बच्चों, पहला है लेजिस्लेचर, दूसरा है एग्जीक्यूटिव और थर्ड वन इज जुडिशरी, एंड इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन एन एक्टिव मैनर। एक्टिव मैनर का मतलब है कि जब तक जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी और एफिशिएंटली काम नहीं करेगी तब तक लोग जो है वो क्राइम करने से नहीं डरेंगे, और अगर लोग क्राइम करेंगे तो पीस एंड हार्मोनी अचीव नहीं की जा पाएगी, और जो लोग सही से अपना काम कर रहे हैं वो लोग सही से काम नहीं कर पाएंगे और देश का डेवलपमेंट क्या होगा, हिंडर होगा, प्रभावित होगा, बाधित होगा। तो इसीलिए उम्मीद की जाती है कि जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट रहेगी और एक्टिव मैनर में काम करेगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि भारत में क्या है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट तो बहुत कम रह गई है, प्लस जो एक्टिव मैनर है वो भी नहीं दिख रहा है। केसेस जो हैं वो सालों तक पड़े रहते हैं और लाखों करोड़ों केसेस हैं जो पेंडिंग में चल रहे हैं। तो इस वजह से लोग क्राइम करने से भी नहीं डरते हैं कि अरे ठीक है कोर्ट कचहरी में जाएगा हम छूट जाएंगे। उन्होंने रूल्स को बाईपास करने के तरीके ढूंढ लिए हैं, जुडिशरी की जो कमियां हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए डेमोक्रेसी में। फोर्थ पॉइंट कह रहा है, ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया शुड बी गिवन सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय दिया जाना चाहिए सभी भारतीय नागरिकों को, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट या जेंडर, जैसा कि हमें देखने को मिल रहा है इंडिया में सबरीमाला एंड अदर केसेस में। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट कह रहा है, द मोस्ट कॉमन आउटकम एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ डेमोक्रेसी इज टू इस्टेब्लिश पॉलिटिकल इक्वलिटी। तो सबसे कॉमन आउटकम या सबसे जो सरल, सबसे जो सामान्य परिणाम है डेमोक्रेसी का, उम्मीद की जाती है कि डेमोक्रेसी से मिलेगा लोगों को, वो है इस्टेब्लिशिंग पॉलिटिकल इक्वलिटी, राजनीतिक समानता को इस्टेब्लिश करना, और जो हमने अपने इंडिया में इस्टेब्लिश की है। पॉलिटिकल इक्वलिटी से मतलब है 1 पर्सन 1 वोट, एक व्यक्ति के पास 1 वोट होगा और उस वोट की वैल्यू भी कितनी होगी, 1। इसके अलावा पॉलिटिकल इक्वलिटी से मतलब है यूनिवर्सल सफरेज राइट, यानी 18 ईयर्स या उससे अधिक एज के किसी भी व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार होगा विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन कैसा? ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट या जेंडर, उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा और सभी लोगों को वोट देने का अधिकार होगा, जिससे जो कम्युनिटीज़ मार्जिनल हैं या जो डिप्राइव्ड सेक्शंस हैं सोसाइटी के, वो भी अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनकर लॉ मेकिंग बॉडी में भेज सकें। तो ये था आपका चैप्टर स्टूडेंट्स, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम ऑल पॉसिबल 1 मार्क्स क्वेश्चन देखेंगे। टिल देन रिवाइज करिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिए। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।